वो बोल रहे हैं कि सर मैथ्स जो है वो हर मेंस में टफ आती है। हाँ जी, मैथ्स आपका हमेशा एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, रैंक प्रोवाइडिंग फैक्टर रहेगा, जो आपको शिक्षा लेनी चाहिए इस बात से, क्योंकि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो अगर आपको उसका ही आइडिया नहीं है कि कैसे पेपर आ रहे हैं तो मतलब आप फंसने वाले हो बहुत बुरे। अभी जो मेंस की सिचुएशन चल रही है, मेंस फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत आसान, डायरेक्ट फ्रॉम नोट्स, इनफैक्ट बिलो नोट्स, नोट्स प्लस एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट बोल रहे हैं बच्चे, है ना। तो मतलब अगर मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री का टीचर होता तो मैं आपको जरूर बोलता कि बेटा सिर्फ नोट्स पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, बार बार पढ़ो, आपसे सवाल गलत नहीं होनी चाहिए। ये कहानी चल रही है, बहुत आसान, समझ में आया। आप मेरी बात का विश्वास मत कीजिए, जब आपके पास में फ्री टाइम होता है तो गूगल करने की जगह, यूट्यूब पे रील्स देखने की जगह ये देखा करो भाई, ये काम की बात है, समझ में आया, बहुत आसान। और जिसके बाद में पेपर देखने के बाद में कोई भी टीचर अगर ये बात यूज करता है कि सर ये मेरे नोट से सवाल सॉल्व आया एज इट इज, या सवाल जो है वो सीधा नोट से आ रहा है, मेंस की बात मैं कर रहा हूं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, करना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये पता चले ना कि जो नोट्स में लिखवा रखा है वही आ रहा है। अब बात आती है मैथ्स की। मैथ्स आ रही है सर मॉडरेट से लेकर टफ, मतलब मीडियम से लेकर टफ, मीडियम से लेकर टफ, ऐसी मैथ्स आ रही है। मैं मेंस की बात कर रहा हूं, ओनली अबाउट मेंस। बीच में एक पार्ट और भी आता है जिसको आप लेंदी बोल सकते हो, समझ में आएगा नहीं समझ में। दैट मीन सर, जब आप जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन, आप एक साल बाद की बात करते हैं, समझो भैया इस गेम को समझना पड़ेगा, वरना नंबर तुम पढ़ते ही रह जाओगे, नंबर कोई और ले जाएगा। अब आपकी नो डाउट, अगर आपको मेंस फोड़ना है, सबसे पहले सर क्या फोड़ना चाहिए, मेंस फोड़ना चाहिए। सर हम तो आईआईटी जेईई एस्पिरेंट, हमें तो एडवांस की तैयारी करनी है। अरे भाई ये कौन सी बात हुई है, कौन सी ईगो पे तूने ले लिया, सिलेबस अलग है क्या उसका, एडवांस की तैयारी ही कर, बट एडवांस जो है वो मेंस के बाद होता है। मैं तो अपनी औकात में भी थोड़ा सा रहिए प्लीज, हाँ ज्यादा हीरो मत बनिए कि भाई मैं तो एडवांस ही फोड़ूंगा, ऐसे करते करते एडवांस फूटता नहीं है और मेंस देते नहीं है सीरियस होके तो कहीं के नहीं रहते, फिर ड्रॉपर बन जाते हैं या बाद में आते हैं कि सर अब क्या करें, समझे। तो आपके ये दोनों सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए कि 25-25 सवाल आएंगे, मतलब ऐसे 30-30 आएंगे, 25-25 करने हैं, तो आप दोनों में ही, इसमें से भी 22 से लेकर 25 के बीच में सवाल आपके अटेम्प्ट हो जाए और इसमें भी 22 से लेकर 25 सवाल अटेम्प्ट हो जाए। मिनिमम साइड पे चलो तो इनको मिलाकर आपने 40 सवाल सॉल्व कर लिए, 40 इंटू 4, 160 मार्क्स आपके हो गए। और व्हेन आई एम सेइंग दिस कि ये बहुत आसान है, अब एक ज्ञानी बच्चा जो है वो बोलेगा सर 160 पे तो एनआईटी पक्की होगी सर अब तो जीत गए, 160 तो बहुत होता है सर। तो मतलब आपने मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ी, अब तक मैथ्स का काउंट जुड़ा नहीं है, समझो जरा। तो इतने तो आपको सबको लाने ही लाने हैं, अगर पेपर इसी पैटर्न का आ रहा है जैसे पिछले 3 सालों से हो रहा है। मैथ्स आई से टफ, ठीक है, अगर मान लो सर मैथ्स आती है टफ, तब आपके वहां पर कम से कम 12 से लेकर 15 सवाल सही होनी चाहिए। टफ की बात का मतलब है कि टफ और लेंदी आती है तो 12 से लेकर 15 सवाल आपके सही होनी चाहिए, मतलब आपके मैथ्स में मार्क्स आने चाहिए 12 चौके 48 से लेकर 60 के बीच में, अगर टफ आती है तो। और अगर सर मैथ्स भी मीडियम, अब आपने मैथ्स में सर इजी वाला वर्ड क्यों यूज नहीं किया, बिकॉज मैथ्स में इजी कुछ होता ही नहीं है। इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में एक ऐसी कैटेगरी लाई करती है जिसको आप देखो और टिक करो आगे बढ़ो, बट मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता। मीडियम मतलब वहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है और जरूर कैलकुलेशन में आपको उलझाएगा कहीं ना कहीं। तो जब मीडियम आए तब भी आपसे सर फिर ये वाले होने चाहिए, तब फिर आपके नंबर इतने ही है ना, ठीक है ना, 80 नंबर और जोड़ दो इसमें। और सर ये कैसे पता चलेगा कि मीडियम आ रही है, जैसे अभी इस बार शिफ्ट हुआ है, जो 27 तारीख का सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, मतलब एक्सपेक्ट बच्चे ये करके गए थे या ये करके गए थे, सवाल आ गया इससे। अब यहां पर
वो लोग जीतेंगे जो इसको भी मीडियम देखते ही मैथ्स को तुरंत ऐसा फोड़ा और नंबर हमारे 240 250 के करीब आ रहे हैं, अब बढ़िया रैंक आएगी। और अगर टफ आए तो मैंने देखो क्या लिखा है, 12 से 15 सवाल, 25 आते हैं बेटा, 25 करने होते, आते 30 है। मैं डायरेक्टली आपको कहां पर ले आया, 10% पे या 12% पे, 15% पे ले आया। समझ पा रहे हो? तो आपको 12 से लेकर 15 सवाल करने हैं जब टफ आए। टफ आए मतलब बाहर आकर हाहाकार मचा हुआ है सर। आपकी 11th क्लास का सबसे आसान चैप्टर कौन सा है? मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो सबको समझ में आता है। सर क्वाड्रेटिक का इतना भयंकर सवाल सर उसने डाल दिया था, आप पूछो मत सर, मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि हो तो कुछ भी सकता है। तो उस सिचुएशन में क्वाड्रेटिक आपका टफ आया, कोई बात नहीं, बाइनोमियल थ्योरम का आपने सवाल चेक किया, शायद उसका आसान आया हो। आसान आया हो मतलब कंपैरेटिवली आसान आया हो। इस प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, और ये मेंस की प्लानिंग है। और जब बात आती है एडवांस की, तो उसमें फिर सर सारे के सारे, उसमें भी मैथ्स का पलड़ा भारी रहता है, बट उसमें इन दोनों के पलड़े भी भारी हो जाते हैं। हाँ, मैथ्स तो उसमें भी टफ आती है। तो मतलब सर ओवरऑल जो हमारी मैथ्स की प्रिपरेशन हो रही है, दैट इज डायरेक्टली फॉर दिस। इसमें आपको फिर मेन से हटकर अब अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपना पलड़ा और भारी करना पड़ेगा, बिकॉज सवाल तो वहां पे भी खतरनाक आएंगे, थॉट प्रोवोकिंग आएंगे, नए देखे हुए सवाल होंगे, मतलब नए ना देखे हुए सवाल आपके होंगे। कॉन्सेप्ट आसान होगा तो कैलकुलेशन मुश्किल होगी, कैलकुलेशन मुश्किल होगी तो कॉन्सेप्ट आसान होगा, ऐसे करके मिक्स करके देंगे वो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इनफ कुछ नहीं होता बेटा हमेशा, इनफ कुछ नहीं होता, समझ में आया? एक पेपर नहीं होता, यहां पर बहुत सारे पेपर होते हैं, समझ में? कट ऑफ ही यहां पे कुछ नहीं होती, मेंस में कट ऑफ कुछ नहीं होती, एडवांस में पेपर वाइज कट ऑफ आती है पर सब्जेक्ट। यहां पे आप ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है एक पेपर दे के आए, क्योंकि यहां पर टेस्ट सीरीज चलती है बेटा। एक बच्चा आपकी इस क्लास में पढ़ता है, उसका पेपर पहले दिन हुआ, उसके नंबर आ रहे हैं जी 250, उसका पेपर आसान था, ठीक है, ये डे 1 की कहानी, मैं आपको एक रियल एग्जांपल बता रहा हूं कि ऐसा हो चुका है। फिर डे 3 पर एक बच्चा सेकंड शिफ्ट में पेपर देके आया, उसके नंबर आ रहे हैं सर 172। ध्यान सुनना, आराम से मेरी बात ध्यान सुनना प्लीज, क्योंकि आपको यह दिखाना है अपने दिमाग में। तुमने क्या रंग बिरंगी बातें सुन तो ली, सर कट ऑफ क्या होती है, कितने मार्क्स इनफ होते हैं, कब रैंक आ जाएगी, रैंक्स वर्सेस परसेंटाइल, ये सारी चीजें वेरी करती है, आपको हल्का हल्का एक आइडिया होना चाहिए, बट दिस इज नॉट ए सटीक कंटेंट कि मैं आपको बोल दूं कि इतने ले आ, तेरे नंबर बस बढ़िया आगे। ध्यान सुनना, एक बच्चा पेपर आसान आया, इस वैरायटी का आसान 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 या मीडियम, उसने 250 नंबर लेके आया, उसने बोला सर बहुत बढ़िया पेपर हुआ। दूसरा बच्चा जब उसने मार्क्स कैलकुलेट किए तो 172 आए, इसकी शिफ्ट का पेपर बहुत टफ था, इसके नंबर 172 आए। कैन यू बिलीव, इसकी परसेंटाइल ज्यादा आई थी, इसकी परसेंटाइल ज्यादा आएगी, क्योंकि लास्ट में जाकर नॉर्मलाइजेशन होना है। तो कौन से इनफ की ओर जानना चाह रहे हो? मैं आपको यहां खड़ा होकर बोल दूं कि 200 नंबर इनफ है बेटा, बोल दूं, और तेरे ये हालत होगी तो डिपेंड्स कि आपका पेपर कैसा आता है। और सिंस आपने जेई ऑप्ट किया है तो यस, यहां पर अलग अलग दिन, 7 दिन, एक हफ्ते पेपर चलता है, 14 पेपर होते हैं, उन 14 में से आपके हिस्से में कौन सा आया, दैट इंपॉर्टेंट, मतलब दैट मैटर्स अ लॉट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, ये एकदम रियलिस्टिक डाटा बता रहा हूं, इसकी और इसकी परसेंटाइल बराबर आई थी, समझो आप इस बात को, ये है जिससे आपका सामना होने जा रहा है। तो इनफ कुछ नहीं होता, और इनफ की बात करी क्यों रहे हो, यहां नहीं जाना क्या तुम लोगों को? इसका तो एक ही टैगलाइन है, बोले जितना पढ़ो उतना कम। आप पूरे कहीं पर भी किसी भैया दीदी से मिल लो जिसकी रैंक अच्छी आई हो, कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लो, जो ये बोलते कि इतना पढ़ लो, दिस इज इनफ फॉर एडवांस, नहीं, उन्होंने उतना किया था इसलिए उनके नंबर आ गए, तो आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि मैं भी इतना ही कर लूंगा तो मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, नहीं, समझे?
तो इसकी तो एक ही टैगलाइन है कि जितना पढ़ो उतना ही कम, जी जान लगा दो भैया, ठीक है। बट यस, फर्स्ट इस ग्राउंड रियलिटी को समझिए, आपको इसको क्लैरिफाई करके वहां जाना है, क्वालिफाई करके वहां जाना है। और जो एक बार गणित समझ गया कि हाँ यार क्या करना है मुझे, इसमें आसान कैटेगरी होती नहीं है मैथ्स में। अब एक बच्चा बचपन से ही अपनी तैयारी ऐसी कर रहा है कि सर मैं इसमें आपने जैसा बोला 160 नंबर ले आऊंगा, मैं 160 नंबर एनी हाउ ले आऊंगा, तो सर क्या पता मैं इस कैटेगरी में लाई कर जाऊं, मेरे भी परसेंटेज ज्यादा जाए। नहीं भाई, नहीं लाई करेगा तो पिक्चर से ही बाहर हो जाएगा। समझ में आया? और एक और बात बोलता हूं, तुम 11th वाले हो, मेरी बात ध्यान सुनना, लास्ट मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ हड़बड़ाहट होती है। अगर आपकी पहले की प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई तो लास्ट मोमेंट पे अभी कितना तुम्हारा मतलब अंदर से मन कितना करता है पढ़ाई करने का। अगर परसेंटेज के हिसाब से एक मोटी मोटी समझाने वाली लैंग्वेज में आऊं कि अभी तुम्हारा पढ़ने का मन, क्योंकि सर पेपर अभी 1 साल बाद है, 1 ईयर दूर, तो हमारे में उतनी सीरियसनेस भी नहीं है सर। एक तो ये हो कि कल ही लड़ाई होनी है तो आज ही हम जिम विम करें, ये होना 1 साल बाद में लड़ाई होगी, बोले देख लेंगे आराम से यार, बढ़िया जिम ज्वाइन करेंगे, बढ़िया कुछ बॉडी वॉडी बनाएंगे। तो अभी आपकी सिचुएशन मैं बोल सकता हूं कि आपका 5% मन करता होगा पढ़ने को। मन कम है, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। टाइम क्या आपके पास? खूब। समझ में? 50% नहीं करता तुम्हारा, 5% ही करता है। 50 तो बहुत ज्यादा होता है भाई, तुम्हारा सिर्फ करता है 55%। बोले पढ़ लिया ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी ठीक। तो आपका मन कम कर रहा है, आपके पास टाइम खूब है। अब इमेजिन कीजिए सिचुएशन जब आप इसके नजदीक आ जाओगे। अब आपका पेपर 1 महीने दूर है। जस्ट इमेजिन दिस रियल सिचुएशन। आपका 12th का सिलेबस अभी खत्म हुआ ही है, आपकी 11th की पूरी रिवीजन बाकी है और 12th की भी रिवीजन बाकी है, और साथ में बोर्ड्स का प्रेशर भी है। अब आपका मन है 80%, सर मैं पढ़ना चाहता हूं, आग लगा देना चाहता हूं सर, आप मेरी मानिए बात, बट आपके पास अब टाइम जो है अब वो 5% बचा है। हाँ, और नजदीक आओगे तो सर मन तो होगा 100%, क्योंकि सर वो मन ही तो है जिसमें हम सेंटर के बाहर तक कॉपी लेके खड़ी रहते हैं, अरे भाई कौन सा फॉर्मूला आएगा, वो क्या है तुम्हारी इंटेंशन। तो अब उसका लेवल हो गया 100%, टाइम आपके पास में बचा 0। और जो इसको और इसको बैलेंस करके चल गया, रैंक पक्की है। फ्यूचर में ही प्लानिंग करके चल रहा है कि हाँ यार उस दिन ये होगा, मैं आज से ही तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपके पास में जो सबसे ज्यादा चीज है वो है ये। अभी आपको फिर टाइम मिलने वाला है, 2 दिन बाद में सिलेबस खत्म हो जाएगा। फेब पूरी और मार्च पूरी, सोचना, लिखना, करना, किसी को बोलना कि भाई इन 2 महीनों में मैं ये कर दूंगा, है ना, बहुत आसान है, करता कोई नहीं। तो अभी से ही अपनी 11th क्लास को थोड़ा स्ट्रांग करके चलिए प्लीज, ताकि जब आप इस हिस्से में पहुंचो, जब आपका 1 महीना ही बचा हो, तो आपका अंदर से खुद कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि भाई मैंने इतना पढ़ रखा है, एक बार मैं दोबारा किताब उठाऊंगा और देखूंगा तो सारी चीजें वापस आ जाएंगी, बिकॉज मैंने इतने दुरुस्त तरीके से प्रैक्टिस की है। वो चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में स्टोर है। अभी पढ़ नहीं रहे हो, सोच रहे हो 11th में ही, सर हमने ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनी है, हमने ऐसे बहुत सारी स्टोरी सुनी है जिसमें बच्चे ने, जिसकी 11th एकदम बर्बाद थी सर, 12th में जाकर सर उसने 12th में जाकर उसने सर 11 12 दोनों मैनेज करके फोड़ दिया। तो यू आर वेटिंग फॉर दैट। उसने कर दिया मतलब तुम भी कर दोगे। मतलब इसका एग्जांपल एकदम मैं समझाने वाले मूड में हूं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। दिस इज समथिंग लाइक आपके पड़ोस में कोई भैया दीदी या कुछ भी था, किसी वजह से ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया, और भाई साहब उसने फिर क्या किया, उसने जो होता है वो कौन सा रिहेबिलिटेशन सेंटर जो होते हैं जहां पे नशा छुड़वाते हैं, उसको वहां डाला, डॉक्टर्स का इलाज करवाया, बहुत पैसे खर्च किए, बट उसकी जिंदगी अब ठीक हो गई। तो तुम्हारा एटीट्यूड तो वो है कि सर मैं भी ड्रग्स लेना शुरू करूंगा, उसने ठीक कर लिया तो मैं भी कर लूंगा।
तुम तो उस मोड में चल रहे हो कि हमने एक YouTube पे वीडियो देखी थी, एक भैया बोल रहे थे 11वीं पूरी बर्बाद थी, 12वीं में जाकर उसने सारा कुछ कर दिया। गजब है। कोई और कर गया है इसका मतलब ये थोड़ी तुम कर पाओगे, और किसी और कोई और नहीं कर पाया इसका मतलब ये थोड़ी तुम नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? समझो भैया आपका और एक और चीज, इतने बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, इतने हर प्रकार की स्टोरी आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये स्टोरी भी मिल जाएगी, एग्जांपल्स मैं आपको मिलवा दूंगा, घबराना मत। जिसकी 11th बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग, कोई पेपर दो नंबर उसके सर 220 से ऊपर आते थे, 12वीं में डिस्ट्रैक्ट हो गया, फुस, नंबर ही नहीं आए, रैंक क्या सेलेक्ट छोड़ो सर, पेपर ही देते वक्त ही उसको ऐसा डिमोटिवेशन हो रहा था। ऐसी स्टोरीज भी है जिसकी 11th फुस थी, 12th में फोड़ दिया। ऐसे हैं जिन्होंने कंसिस्टेंट पढ़ाई की, 11th में भी पढ़े, 12th में भी पढ़े, अप्स डाउन्स चलते रहे उनके, रैंक बहुत अच्छी आई। तुम तो अपने मूड के हिसाब से स्टोरी पिक कर रहे हो कि ओ भाई ये वाली स्टोरी मैं पिक कर लेता हूं, ऐसा। आप बहुत सारी स्टोरीज तो ऐसी भी देखते हो कि जिनकी गर्लफ्रेंड रही है फिर भी वो सेलेक्ट हुए हैं, लड़की के चक्कर में थे, लड़की के चक्कर में थे, लड़की से सेपरेशन नहीं हुआ है, रिलेशनशिप में थे, लड़की लड़के के चक्कर में थी या लड़का लड़की के चक्कर में था, जो भी था, सेपरेशन नहीं हुआ है, रिलेशनशिप में थे, लड़की लड़के के चक्कर में थी या लड़का लड़की के चक्कर में था, जो भी था, सेपरेशन नहीं हुआ है, दोनों एक साथ पढ़ाई की, दोनों आईआईटी पहुंचे, ऐसे तो मैं ही जानता हूं, हमारे बैच में थे। तो तुम सोच रहे हो दूसरी स्टोरी पुक कर ले, अरे वाह सर, अब मतलब आईआईटी में जाने के लिए सर गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी। क्यों भाई, ये क्या लॉजिक है? आप स्टोरी नहीं पिक करते हैं, स्टोरी आपको पिक करती है। हमारे बैच की कहानी बता रहा हूं, जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे, दो लड़का लड़की थे, दोनों पहुंचे थे आईआईटी कानपुर में। इनफैक्ट और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, लड़की सेलेक्ट हो गई थी, लड़का सेलेक्ट नहीं हुआ था, फिर ड्रॉप लिया, फिर दोनों सेलेक्ट हुए, फिर पहुंचे। तो आर यू वेटिंग फॉर दैट कि वैसा हमारे साथ हो सर, जीवन सुधर जाएगा? समझ जाओ भाई, अभी बोल रहा हूं, टाइम है, वरना लास्ट में फिर सब लोग काउंसलिंग ही करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा होगा, कोई बात नहीं बेटा, जीवन में तू आगे आगे बढ़कर ये कर सकता है। उस बात से मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट आप एक कंपटीशन में उतरे थे, आपके पास टाइम भी था, आपके पास रिसोर्सेज भी थे, आप कर भी सकते थे, बट आपने सिर्फ आलस के चक्कर में नहीं किया, और फिर तो काउंसलिंग ही होगी ना भाई। जेई में सिलेक्शन नहीं होना दैट डजंट मीन कि आपकी लाइफ एंड हो रही है, मैं उस बात से स्ट्रांगली एग्री कर रहा हूं, बट आप खुद सोचो कि सिलेक्शन ना होने के कारण क्या है। कारण अगर यह हो कि तुमने मेहनत की दिन रात और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तुम्हारे पैरेलल खड़ा हूं मैं। या सिलेक्शन किसी भी वजह से ना हो तब भी बराबर में खड़ा हूं, मक्कारी करोगे तब भी बोलूंगा ये भाई ये भी अपना ही है इसको कहां भेजे। बट यस, एक तो हो कि सर बहुत मेहनत की थी बट नहीं सिलेक्शन हुआ किसी वजह से, कोई भी कारण हो सकता है। दूसरा, सर हमने मेहनत कहां की थी, हम पढ़ते कहां थे, कभी देख लिया लेक्चर देख लिया, कभी नहीं देखा तो नहीं देखा, ऐसी सिचुएशन में थे, तो उसकी वजह से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? क्योंकि आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो ना भाई। तो प्लीज इन सब चीजों को समझिए। हाँ, बार बार सॉल्यूशन मांगना हर एक समस्या का है ना, हर बार का सॉल्यूशन, सर बैकलॉग हो गया, बैकलॉग पूरी दुनिया का है, सबका होता है, बट जो इसको, और सब रोता है, सबका होता है, सब रोता है, बट जो इसको मैनेज करके आगे निकल जाता है, नाम सबसे ऊपर उसी का होता है। और बैकलॉग को बच्चे टीचर्स का हमने ऐसा पेश करते हैं जैसे बैकलॉग सर हमारी वजह से थोड़ी है, ये तो हमने एक टर्म उठा ली, जेई प्रिपरेशन में सबको होता है, मेरे भी हो गए इसलिए मेरी प्रिपरेशन रुक गई, आप एक बार सर ये मेरा बैकलॉग सही करवा दो, फिर देखो मैं रैंक 1 लाके दिखाता हूं। इस एटीट्यूड से बात करते हैं बच्चे। तो वो बैकलॉग मैंने आके नहीं करवाया, तूने खुद किया है, जब किया खुद है तो मैनेज भी खुद ही करना भाई। और ये बात देखो, ये सारी बातें ऑल एंड ऑल घूम कर, ये सारा मोटिवेशन, सारी बातें, सारे प्रवचन सिर्फ एक छोटी सी बात पे आके अटक जाता है, दैट इज योर इंटेंट। आप सेलेक्ट होना चाहते हैं कि नहीं?
चाहते हैं मतलब ऊपर वाले मन से। पापा ने पूछा पेरेंट्स से, अंकल के सामने, तो हमने हाँ बता दिया, हाँ आईआईटी में जाना चाहता हूँ पापा, जाना चाहता हूँ। नहीं, जिस दिन आपको अंदर से फील हो जाएगा, बैकलॉग भी साफ कर दोगे, 11th के सवाल भी प्रैक्टिस कर लोगे, 12th में भी बढ़िया से पढ़ाई करोगे, रैंक भी फोड़ दोगे, सेलिब्रेशन में भी आओगे, घर की हालत भी सुधार दोगे, जब आपको ये रियलाइज हो जाए तो। अंदर से रियलाइज नहीं हुआ, बाहर से सर मोटिवेशन वीडियो देख ली 100, है ना, 500 टीचर देख लिए, अलग अलग टाइप के कंटेंट देख लिए, 25 किताबें खरीद लाए, नोट्स फोटोकॉपी करवा लिए, कुछ नहीं होगा उनसे, कुछ भी। करके देख लो, है ना। आ जाइए प्लीज। सॉरी मैंने इतना टाइम लिया, बिकॉज ये समझाना जरूरी है। स्टार्ट बात वहां से हुई थी कि जेई मेंस में क्या हो रहा है आजकल। घूमते घूमते जहां पहुंची, ये सारे एक्सपीरियंस जो हम बच्चों से सुनते हैं वो मैंने अब तक डिलीवर किए हैं। समझे? तो अगर आपका किसी का भी इंटेंट आज चेंज हो रहा है तो प्लीज उस चेंज को बनाए रखिए। और ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आज आप अगर मोटिवेटेड हो तो पूरे नहीं, भाई 1 साल तक पढ़ना है,